Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So today we start our next topic. Our next topic is new conservatism after 1815. हम लोग को पढ़ना है कि कंजर्वेटिज्म जो है, मैंने बताया था कि जो थॉट्स थे, अलग अलग थॉट्स थे। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है कि किस किस प्रकार के थॉट्स थे। कंजर्वेटिव्स भी एक थॉट था। तो हम लोग को इस मतलब क्लास 10 में भी पढ़ना है कि ये जो 1815 जो है, उसके बाद जो कंजर्वेटिज्म जो है वो उभर करके सामने आता है यूरोप के अंदर में। तो वो आखिर किस प्रकार था, ये कंजर्वेटिज्म आखिर था क्या, और ये क्यों मतलब नेपोलियन के बाद ही आया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेपोलियन जो है उसने फ्रेंच पे वो रूल कर रहा था। फ्रेंच के साथ साथ उसने अदर कंट्री के ऊपर भी अपना पावर एस्टेब्लिश कर लिया था। और एस्टेब्लिश करने के बाद हर जगह जो आपका डेमोक्रेसी सिस्टम चल रहा था, जहाँ पे आपका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें रेशनल नहीं था, सही तरीके से नहीं चल रहा था, उसको वो एबॉलिश कर रहा था। एबॉलिश करके वहाँ पे अपने हुकूमत स्थापित कर रहा था। तो जितने भी कंट्री थे वो तमाम कंट्रियाँ जो 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 मोनार्की को सपोर्ट करने वाले लोग थे, जो उन तमाम चीज़ों में बिलीव करते थे, जो चर्च में बिलीव करते थे, वो आपका सोशल मतलब हाई क्लास लोअर क्लास इन तमाम चीज़ों में बिलीव करते थे। तो वो लोग जो थे आपके वो कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग थे। तो इस टॉपिक में हम लोग को यही पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन in 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वेयर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब देखिए आपका 1850 में नेपोलियन जब डिफीट हो जाता है तो ये आपका कंजर्वेटिव की जो विचारधारा है उस वो स्टार्ट होती है वहाँ पे, वो उसको प्रेरणा मिलती है। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल एंड इंस्टीट्यूशनल ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी। जो आपके कंजर्वेटिव्स थे उनकी क्या विचारधारा थी, क्या आइडियोलॉजी थी। लिबरल्स की आइडियोलॉजी दूसरी है, कंजर्वेटिव्स की दूसरी है। तो आपको ये देखना होगा कंजर्वेटिव्स जो थे वो आपका जो इंस्टीट्यूशन था, जो संस्थाएं थी, चाहे चर्च हो या आपका जो सोशल में हायरार्कीज था, जो सोशल में हायरार्की मतलब जो सोशल में मतलब जो पदानुक्रम बना हुआ था, मतलब ये कुछ ऊंचे लोग हैं, कुछ नीचे लोग हैं, ये इस तरह का जो बना था, इन तमाम चीजों को वो लोग प्रमोट करते थे। प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। प्रॉपर्टी, फैमिली, ये तमाम जो था आपका वो सबको वो लोग सपोर्ट करते थे। मतलब कंजर्वेटिव्स का ये व्यू था, उनका ये विचार था। सो मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न ऑफ द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। मगर ये तो बात थी कि वो लोग चर्च को मान रहे थे, सोशल ग्रुप्स के बीच में आपका जो डिफरेंसेस था उसको सपोर्ट कर रहे थे, फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहे थे। मगर बात यह है कि वो लोग जो है आपका बहुत से उसमें जो ऐसे लोग थे जिन्होंने आपका मोस्ट ऑफ कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज द रिटर्न ऑफ द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। बहुत से ऐसे लोग थे जो रिवोल्यूशन हुआ था उसके पहले जो कंडीशंस थे, फ्रांस या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में, उस कंडीशन को फिर वो लाना नहीं चाहते थे, ठीक है। मतलब जो व्यवस्थाएं पहले थी उसको वो लोग सपोर्ट मतलब उसको लाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जो रेवोल्यूशन हुआ है उसके बाद जो चेंजेस आए हैं वो चीजें लागू हो, ठीक है। जो मोनार्की हमारा चल रहा है उसके अंदर में जो चेंजेस हुए हैं, मतलब वो रेवोल्यूशन के दौरान वो तमाम चेंजेस आए, चेंजेस लागू हो जाए, चाहे वो जिस जिस क्षेत्र में हो, जिस रीजन में हो, चाहे आपके एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे और भी इकोनॉमिक्स में हो, या तमाम चीजें जो भी है आपका, ताकि हमारा जो शासन है वो सही तरीके से चल पाए। सो they realized from the changes initiated by Napoleon, the modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. अब उनको ये लगता था कि नेपोलियन ने भी तो लास्टली आपका मोनार्की एस्टेब्लिश किया वहां पे, आप देख रहे थे। तो उनको लगा कि हम लोग मोनार्की चलेगा, राजतंत्र चलेगा, मगर इसके अंदर में हम लोग जो मॉडर्नाइजेशन है उसको लेकर के आना है। पहले वाला जो सिस्टम था हमारा ट्रेडिशनल पुरानी व्यवस्थाएं जो थी, कि हर चीज में आपका लुंज पूज जैसा था, तो वो नहीं चलेगा। अब हम लोग को चेंजेस के साथ मोनार्की को जो है जारी रखना है, तब जाकर के हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो सोसाइटी के अंदर में बना रहेगा और हमारा जो मोनार्की है वो लंबे समय तक सरवाइव कर पाएगा। ऐसा कंजर्वेटिज्म को मानने वाले लोगों को ऐसा मतलब सोच रहे थे वो लोग। इट कुड मेक द स्टेट पावर मोर एफिशिएंट। वो चाह रहे थे कि मॉडर्नाइजेशन हो, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है मोनार्की के उनको ये किया जाए और नए तरीके से लाया जाए। इससे क्या होगा भाई, इससे होगा इट कुड मेक अ स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इससे स्टेट जो है, राज्य जो है वो ज्यादा प्रभावशाली होगा, ज्यादा मजबूत होगा।
मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक आधुनिक सेना होगी, एक आपका एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होगा, मतलब सक्षम जो नौकरशाही है, काम करने वाले जो अधिकारी है, साथ ही साथ डायनामिक इकोनॉमी, और इकोनॉमी के क्षेत्र में भी हम लोग आपका सुधार करेंगे। द एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडॉम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप, और वो जानते थे कि फ्यूडल सिस्टम जो है उसको समाप्त करेंगे। साथ ही साथ सर्फडॉम में था भूदासत्व वाली बात थी, उसको हम लोग समाप्त करेंगे, और तब जाकर के जो हमारा ऑटोक्रेटिक जो निरंकुश राजतंत्र हम लोग का मोनार्की चल रहा है वो ज्यादा इफिशियंट, ज्यादा पावरफुल होगा। मोनार्की रहेगा मगर आधुनिक वे में रहेगा, मॉडर्न तरीके से रहेगा, जितने भी तरह के सुधार हो सकते हैं वो सुधार उसमें किए जाएंगे। ऐसा उन लोगों का कंजर्वेटिज्म का मानना था, मतलब चेंजेस वो भी चाहते थे मगर मोनार्की के पक्षधर थे वो लोग। ठीक है, देखिए इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, अब 1815 में क्या हुआ, उसको हरा दिया गया, डिफीट कर दिया गया उसको वाटरलू के वार में, नेपोलियन को उसको पकड़ करके सेंट हेलेना द्वीप में कैद कर दिया गया। 1821 में उसकी डेथ हो गई, मगर उसके मरने के बाद क्या कंडीशंस होते हैं आप देखिए, क्योंकि वो तो पूरे यूरोप के लिए सिरदर्द बना हुआ था, आधा यूरोप उसने जीत लिया था, और अकेला ही जीत लिया था उसने आधा यूरोप, और इसलिए जितने भी कंट्री जहां पे मोनार्की सिस्टम चल रहा था वो लोग उसके दुश्मन थे, सब लोग उसके अगेंस्ट थे। तो इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, ये 4 कंट्रीज का नाम दिया हुआ है, who had collective defeated नेपोलियन, और ये तमाम लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से नेपोलियन को शिकस्त दिया था, सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराने का उन्होंने काम किया था। मेट एट वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट ऑफ फॉर यूरोप, और इन्होंने मिलकर के एक वियना कांग्रेस हुआ। वियना बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका है, इससे क्वेश्चन आता ही है कि वियना कांग्रेस कब हुआ, कौन कौन से कंट्रीज इसमें थे, कौन इसका लीडरशिप किया। तो वियना कांग्रेस हुआ, कांग्रेस मतलब सम्मेलन हुआ, ये तमाम कंट्री जो लोग थे उन लोगों का। और द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ओके। वहां का जो आपका चांसलर था ड्यूक मेटरनिक के ही नेतृत्व में एक 1815 के अंदर में वियना कांग्रेस जो है, वियना सम्मेलन जो है हुआ, और द डेलीगेट्स ड्रू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 with the objects of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। अब ये जो आपका चल रहा था वियना का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो ये वही उद्देश्य था कि ये जो नेपोलियन ने जो युद्ध के बाद बहुत से एरियाज को कंक्यूर किया था, बहुत से एरिया को उसने कैप्चर किया था और जीत लिया था, उन तमाम जो एरियाज थे उनके अंदर कुछ चेंजेस करने थे। ठीक है, सीधा सीधा मसला यही था कि जितना यूरोप में नेपोलियन ने जीता था उसको मिलकर के आपस में बांट लेना था, और दूसरा कोई फॉर्मूला इनका नहीं था। ठीक है, और फ्रांस का जो भी आपका मान लीजिए सीमा विस्तार हुआ था, जो उसने एरियाज अपने अंदर लाए थे उसको छीन लेना था। ठीक है, उसको अपने हद में कर देना था, उनकी हदबंदी कर देनी थी। ठीक है, और जो भी उसने कैप्चर किया था उसको आपस में बांट लेना था, बस इसका और दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं था। मगर इसमें दिया हुआ है कि द बर्बन डायनेस्टी which had been deposed during the French Revolution was restored to power and France lost the territories it had annexed under Napoleon। अब देखिए, अब ऐसा भी होता है आपका कि जो बर्बन डायनेस्टी आप जान रहे हैं कि बर्बन डायनेस्टी पहले वहां पे था, उसके बाद वहां पे आपका रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशनरी आते हैं, जोकोबिन क्लब आता है, फिर नेपोलियन आता है, और फिर उसके बाद देखिए ये लोग बचे हुए लोग थे, ये लोग ठीक है वो बिल्कुल समाप्त नहीं हुए थे, मतलब उनके परिवार के लोग थे, मगर जो ये कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग थे, चर्च को सपोर्ट करने वाले थे, सोशल ग्रुप्स को सपोर्ट करने वाले थे, प्रॉपर्टी और फैमिली को सपोर्ट करने वाले लोग थे, इन्होंने फिर से एक बार क्या किया कि नेपोलियन की डिफीट के बाद वहां पे आपका चेंज लाया। क्या चेंज लाया, वहां पे बर्बन वंश को फिर से इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया, फिर से उसको उसने सत्ता दे दी, और वो लोग फिर से पावर में आपके उनको रिस्टोर करके पावर में उनको बैठा दिया गया। ठीक है, A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। और बहुत से ऐसे जो आपके क्षेत्र थे जो फ्रांस ने जीता था उसको छीन लिया गया, और बहुत से जो उसके फ्रांस के जो आपके बॉर्डर्स थे वहां अलग अलग राज्य जो है वो अंडर दे दिया गया, वो स्थापित कर दिया गया, ताकि भविष्य में जो फ्रांस है वो अपना सीमा विस्तार जो है एक्सपेंशन वो नहीं कर पाए, ऐसा प्रयास किया गया। Thus the kingdom of Netherlands which included Belgium was set up in the north and Genoa was added in to Piedmont in the south। Prussia was given important new territories on its western frontiers। ये तमाम चीजें इसमें दी हुई है, कहाँ किसको जोड़ा गया, कहाँ किसको मतलब कौन सा एरिया किसको दे दिया गया, ये तो बंदर बाट वाला ही बात था और कोई बात इसमें था नहीं, कहाँ दिया गया नहीं दिया गया। इसमें एक चीज यही इंपॉर्टेंट है आपको कि जो आपका जर्मन कॉन्फेडरेशन जो बना था जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स,
that had been set up by Napoleon was left untouched. उसको छोड़ करके तमाम जो एरिया जीता गया था नेपोलियन के द्वारा उसको आपस में बांट लिया गया और बर्बन वंश के जो डायनेस्टी जो साम्राज्य को स्थापित कर दिया गया फिर से पुनः उनको जो उत्तराधिकारी थे और फिर से आपका फ्रांस को लिमिटेशन में ला दिया गया। अब देखिए आपका इन ईस्ट रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। अब रसिया को आपका मतलब गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रूसिया वाज गिवन पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। मतलब किसको क्या दिया गया है उस लिहाज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इसको एक बार सरसरी तौर पर आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें यही है कि 39 स्टेट जो था उसमें चेंजेस आए कि नहीं है, आपको याद रखना है कि चेंजेस उसमें नहीं आएगा, उसको भंग नहीं किया गया। ठीक है, और आपका द मेन इंटेंशन हु वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि नेपोलियन के डिफेट होने के बाद जो आपका मोनार्की को छिन्न भिन्न करने के लिए यूरोप के अंदर घूम रहा था उसको फिर से रिस्टोर किया जाए, फिर से उसको एक बांधा जाए ताकि हमारा जो मोनार्की सिस्टम है वो यूरोप के अंदर में चलता रहे एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव्स ऑर्डर इन यूरोप। और नई व्यवस्था जो आपका कंजर्वेटिव्स का जो सिस्टम चल रहा था, रूढ़िवादियों का जो शासन चल रहा था, हाँ, वो जो है आपका यूरोप में बना रहे, मोनार्की बना रहे। इनका मूल उद्देश्य यही था। हाँ, आगे आप देखिए लिख रहा है कि कंजर्वेटिव्स रेजिम्स सेट अप इन 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक। अब जो आपका कंजर्वेटिव्स जो ये आपका शासन स्थापित किया, जो निरंकुश राजतंत्र उन्होंने स्थापित किया 1815 के अंदर में, वो आपका ऑटोक्रेटिक था, मतलब निरंकुश तंत्र था, उस पर किसी का कोई अंकुश नहीं था। मोनार्की वही होता है। ठीक है, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट and sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic governments। अब उनका क्या था? सीधा सीधी बात आप जान रहे हैं, ऑटोक्रेटिक है, निरंकुश है। हाँ, उसको सत्ता पे सवाल नहीं चाहिए। हाँ, उसको ये नहीं चाहिए कि हमारा सरकार वैध है नहीं है, इस पे आप सवाल क्वेश्चनिंग आपको नहीं करना है। ये मोनार्की का सबसे बड़ा लक्षण यही है। ठीक है, वो किसी के बस में नहीं रहता है। ठीक है, और उसको अपनी क्रिटिसाइज भी पसंद नहीं है, उसको अपनी आलोचना भी पसंद नहीं है, उसको डिसेंट भी पसंद है, मतलब उसको अपना मतलब असहमति भी नहीं है कि कोई अगर राजतंत्र मोनार्की में ये बोल रहा है कि ये करना है तो पब्लिक बोले ये नहीं करना है, ऐसा उसको बर्दाश्त नहीं होगा। ये सारे उसके लक्षण से, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। अब देखिए इसमें ऐसा होता है कि मोनार्की में सेंसरशिप लागू कर दिया उन्होंने। बोल दिया वही लिखना है, वही पढ़ना है, वही नाटक करना है, वही गीत गाना है, वही सॉन्ग करना है जो आपका मोनार्की के मतलब के लिए सही हो। ठीक है, उसके अगेंस्ट में आपको किसी प्रकार का प्ले नहीं करना है, किसी प्रकार का न्यूज नहीं निकालना है कि भाई राजतंत्र में इस प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, या इतना बुरा है या खराब है। ये सब तमाम चीजें जो है आपको उसके अंदर में नहीं करनी है। ऐसा जो है आपका मतलब इनका ऑटोक्रेटिक का सिस्टम है, ऐसा चल रहा था। ठीक है, न्यूज़पेपर प्ले वगैरह तमाम जो आइडिया ऑफ लिबर्टी था और जो फ्रीडम था, इन तमाम चीज को इन लोगों ने क्या किया? आपका एबॉलिश करने का काम किया, समाप्त किया। और एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ही आपका लिबर्टी और फ्रीडम की बातें आई थी, इसको इन्होंने दबाने का काम किया, इसको सप्रेस करने का काम किया। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज नॉनथेलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। मगर आपका जो फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी वो कहीं ना कहीं आपका लिबरल्स को इंस्पायर करती थी। लिबरल्स जो थे, जो मतलब उदारवादी थे, जो लिबरल्स थे, उनको प्रभावित कर रही थी। और वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय लिबरल नेशनलिज्म हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव्स ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और इस तमाम जो ये चल रहा था इशू, इसमें आपको जो लिबरल्स थे वो उन दिनों को याद कर रहे थे कि भाई किस प्रकार हम लोग जो है आपका रेवोल्यूशन हुआ तो किस प्रकार का आपका फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और आपका मतलब ब्रदरहुड वाली बात और आपका स्वतंत्रता की बात हो गई थी, फ्रीडम था, तमाम चीजें थी हम लोग को। एक मॉडर्न सिस्टम हम लोग चल रहे थे। मगर इसके बाद आपका जो है ये तमाम चीजों पे रोक लग गया है। तो इस पूरे दौर के अंदर में जो लिबरल्स थे वो एक ही काम कर रहे थे आपका कि मतलब कि आपका ये लोग कर रहे थे सिर्फ यही कि आजादी, जो प्रेस का जो आपका फ्रीडम है उसको लेकर के लोग अपनी आवाज उठा रहे थे। इस दौर में सिर्फ यही बात चल रही थी और कुछ भी नहीं चल रहा था। तो इसी के साथ जो ये हमारा टॉपिक है ये आपका मतलब हम लोगों ने इसे पढ़ लिया कि इस प्रकार से जो लिबरल्स हैं, मतलब सॉरी जो कंजर्वेटिव्स है, उनका क्या सोच था। और ये 1815 में जो वियना कांग्रेस हुआ, इसका लीडरशिप किसने किया, कौन कौन से कंट्री ने मिलकर इसको डिफेट किया। ठीक है, और फिर वहाँ ऑटोक्रेटिक सिस्टम आ गया, फिर मोनार्की आ गया, और मोनार्की आने के बाद उन्होंने किस प्रकार के वहाँ पे चेंजेस लाए और किस प्रकार फ्रीडम को और लिबर्टी को उन्होंने
दबाने का काम किया। और इस दौर में जो लिबरल्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर किस प्रकार इंस्पायर थे और उन तमाम चीजों को सोचते थे। और इस दौर में सिर्फ यही हुआ कि प्रेस का फ्रीडम को लेकर के लिबरल्स के द्वारा जो अपना एक मतलब मूवमेंट किया गया, आंदोलन किया गया, उसकी डिमांड्स को रखी गई। इसी के साथ जो हमारा वीडियो है जो फिनिश होता है। तब तक के लिए नमस्कार।